इशिका के इस तरह आदित्य को अपने प्यार का इजहार करने से आदित्य तो शॉक्ड हो गया। उसके मन ने उसे कहा, आदि, ये एक गोल्डन चांस है, इससे तेरी पूरी लाइफ बदल सकती है। तेरा हर एक छोटा बड़ा सपना साकार हो सकता है। इशिका का साथ तुझे कामयाब बना सकता है। इशिका तुझे तेरे सपनों की मंजिल तक पहुंचा सकती है। क्या सोच रहा है आदि? हाँ कर दे। तेरी एक हाँ तेरी लाइफ बदल देगी। इससे पहले आदित्य कुछ कह पाता, उसकी अंतरात्मा ने उसे झंझोर दिया। आदि, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? तू इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? तू अपनी पूजा को धोखा कैसे दे सकता है? वो पूजा जो खुद से ज़्यादा तुझसे प्यार करती है। तू इस दौलत शोहरत के लिए अपनी सच्ची मोहब्बत को बीच रास्ते में छोड़ देगा? तेरे लिए तो ऐसा सोचना भी गलत है। आदित्य अपनी सोचों में उलझा हुआ था। आदित्य को इस तरह खामोश देखकर इशिका ने आदित्य से कहा, क्या हुआ आदित्य? मुझे तुम्हारे जवाब की कोई जल्दी नहीं है। तुम जितना वक्त चाहे ले सकते हो। मैं इंतज़ार कर सकती हूँ आदित्य। आदित्य बोला, नो मैम, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी बट आई डोंट लव यू। आदित्य के मुंह से निकले ये लफ्ज़ सुनकर इशिका का दिल तो चकनाचूर हो गया। आदित्य बिना एक पल की देरी किए वहाँ से निकल गया। आदित्य के इस तरह चले जाने से इशिका की आंखों से आंसू झलकने लगे और वो सदमे से वहीं ज़मीन पर बैठ गई। इशिका, जिसके मुंह से निकलने से पहले उसकी हर एक फरमाइश पूरी हो जाती थी, उसकी पसंद की हर एक चीज़ उसके एक बार कहने पर उसके सामने हाजिर हो जाती थी, उसी इशिका को आदित्य ने कितनी आसानी से रिजेक्ट कर दिया था। इस रिजेक्शन को बर्दाश्त कर पाना इशिका के लिए बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ पूजा आदित्य का इंतजार कर रही थी, पर कहीं ना कहीं उसने अपने मन को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि शायद आदि ना आ पाए। उसका मन इसी कश्मकश में उलझा हुआ था कि अपने सामने अपने आदि को देखकर उसकी मन की सारी उलझनें खत्म हो गई और वो भागकर आदि के गले लग गई। आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी पूजा। पूजा आदित्य से अलग होते हुए कहती है, इतना सॉरी क्यों कह रहे हो? तुमने तो अपना वादा निभाया है। अभी भी 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। आदित्य मन में, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे सॉरी क्यों बोल रहा हूँ। एक पल के लिए ही सही, पर अपनी पूजा को छोड़ देने का ख्याल भी दिल में लाना गलत था। आदित्य अपनी सोचों में गुम था कि 12 बज गए और नए साल का आगमन हो गया। पूजा ने आदि के गले लगते हुए कहा, हैप्पी न्यू ईयर आदि। आई एम वेरी हैप्पी। मैं चाहती थी कि इस नए साल की शुरुआत में हम दोनों एक साथ हो। आदित्य उसे अपनी बाहों में भरते हुए, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरी लाइफ हम दोनों एक साथ हो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू माई लव। दोनों ने एक साथ नए साल का स्वागत किया, जहाँ एक तरफ पूजा के मन की खुशी साफ साफ उसके चेहरे पर झलक रही थी, वही आदित्य ने होठों पर मुस्कान सजाई हुई थी, पर उसके मन में एक तूफान सा चल रहा था। वो चाहकर भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा था, जिसे भांपते हुए पूजा ने कहा, आदि कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना आदित्य? ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। आदित्य ने बात को टालते हुए कहा। वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था। वो ये बात पूजा को कैसे बता सकता था? जिस बात ने उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया, उस बात पर पूजा कैसे रिएक्ट करेगी? बस इसी सोच के चलते उसने फिलहाल चुप रहना बेहतर समझा। अगले दिन मन में अजीब सी कसमकस लिए आदित्य ऑफिस तो पहुंच गया, पर उसे इंतजार था इशिका मैम के रिएक्शन का। कल की बात के बाद इशिका मैम कैसे रिएक्ट करेगी या आगे उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अब इस ऑफिस में काम करना पॉसिबल नहीं लग रहा था। काफ़ी सोचने समझने के बाद उसने रिजाइन करने का मन बना लिया और इशिका मैम के कैबिन में पहुंच गया। इशिका का एक्सप्रेशन लेस फेस देखकर वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आदित्य ने चुपचाप रिजाइन लेटर इशिका मैम की तरफ बढ़ा दिया। इशिका बोली, इस रेजिग्नेशन की वजह जान सकती हो आदित्य? कहीं इसकी वजह कल रात वाली बात तो नहीं? आदित्य बोला, जब आप वजह जानती है तो और क्या जानना चाहती है? इशिका अपनी जगह से खड़े होकर आदित्य के सामने आकर बोली, आदित्य, तुम सिर्फ इसलिए जॉब छोड़ना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। लेकिन आदित्य, अगर तुम्हें ये प्रपोजल मंजूर नहीं है तो इट्स ओके फॉर मी। लाइफ तुम्हारी है और तुम्हारी लाइफ के फैसले भी तुम्हारे ही होने चाहिए। सिर्फ यही वजह है। तो आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट। मेरी वजह से तुम्हें ये जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य बोला, नहीं मैम, बात सॉरी की नहीं,
मुझे नहीं लगता कि रात वाले इंसिडेंट के बाद हम एक साथ नॉर्मली काम कर पाएंगे, इशिका बोली। और अगर तुम ये जॉब छोड़कर चले गए तो मुझे लगेगा कि मेरी वजह से तुम्हारा कैरियर ख़राब हो गया। आई प्रॉमिस ये बात हमारे बीच दोबारा नहीं आएगी। हम जैसे पहले काम करते थे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। लेकिन मैम, इशिका, आदित्य प्लीज़, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें पसंद किया और बिना तुम्हारे मन की बात जाने तुम्हें प्रपोज कर दिया। मेरी गलती की सज़ा तुम खुद को क्यों दोगे? अगर तुम ये जॉब छोड़कर चले गए तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। क्या हम सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकते? ये कहते हुए इशिका ने उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ा दिया। आदित्य को सोच में पड़ा देखकर इशिका ने कहा, क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल भी नहीं हूँ आदित्य? क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है आदित्य? उनकी बात सुनकर आदित्य खुद को रोक नहीं पाया और उसने इशिका का हाथ थाम लिया, जिससे इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मन ही मन बोल उठी, आदित्य तुम्हारे साथ के लिए ये इशिका कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। उस दिन के बाद इशिका ने अपनी एक हद तय कर ली थी। वो आदित्य का भरोसा जीतना चाहती थी एक दोस्त बनकर। उसकी जरा सी गलती आदित्य को उससे दूर कर सकती थी और आदित्य से दूरी उसे जरा भी मंजूर नहीं थी। पर उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। आदित्य को हासिल कर लेना उसका जुनून बन चुका था। वो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे आदित्य के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। आदित्य को भी इस बात पर यकीन हो चुका था कि इशिका के मन में उसके लिए सिर्फ दोस्ती है। इसलिए आदित्य काम के साथ साथ उससे बेझिझक हंसी मजाक कर लिया करता था। इशिका को जितना टाइम आदित्य के साथ स्पेंड करने को मिलता वो उसके लिए अनमोल होता था। आज ऑफिस के बाद इशिका जब घर के लिए निकल रही थी कि अचानक उसका पैर का बैलेंस बिगड़ा और वो लड़खड़ा गई। गिरने के डर से उसकी आंखें बंद हो गई, पर अगले ही पल आदित्य की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। इशिका ने जब आंखें खोली तो उसकी आंखों का डर सुकून में बदल गया और चेहरे पर मुस्कान फैल गई और इशिका का दिल बोल उठा, ये बेकरारी, ये कसक, ये जुनून इश्क है, ये तेरी बाहों का सुकून इश्क है। इशिका को अपनी तरफ एकटक देखते हुए आदित्य ने उसे सीधा खड़ा करते हुए कहा, आर यू ओके? जब तुम जैसा दोस्त हाथ थामने के लिए साथ हो तो मेरा क्या बिगड़ सकता है भला? थैंक यू आदित्य, इशिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आदित्य, इट्स ओके, इसमें थैंक यू बोलने जैसी कोई बात नहीं है। इशिका मुस्कुराते हुए, लेकिन अब तो बोल दिया तो इसे एक्सेप्ट कर ही लो। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, यू आर वेलकम। इशिका, ओके देन, कल मिलते हैं, बाय। आदित्य, बाय, सी यू टुमारो। इशिका मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठकर चल देती है। दूर खड़ी पूजा ये सारा सीन अपनी आंखों से देख रही होती है। आदित्य की नज़र पूजा पर पड़ती है तो वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। पूजा गुस्से से आदित्य को घूरती है तो आदित्य कहता है, अब क्या हुआ? पूजा बोली, आदि तुम्हें बातें सच में समझ नहीं आती या समझकर भी अनजान बन रहे हो? आदित्य बोला, कौन सी बात समझ नहीं आ रही मुझे? पूजा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इशिका मैम तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझती है, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए फीलिंग्स साफ साफ दिखाई देती है। आदित्य, पूजा यार, फिर से वही बात। मैं 50 बार कह चुका हूँ कि मैं और इशिका मैम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा। पूजा, और अभी जो हुआ वो क्या था? आदित्य, क्या था पूजा? वो गिरने वाली थी और मैंने उन्हें गिरने से बचाया, दैट्स इट। पूजा बोली, और वो जिस तरह से तुम्हें देख रही थी वो मुझे सही नहीं लगता। आदित्य उसके गले में बाहें डालते हुए बोला, एक्चुअली बात ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड शादी से पहले ही मेरी बीवी बन गई है। यार इतना शक मत किया करो। तुम उसकी नज़रें देखने की बजाय ये क्यों नहीं देखती कि तुम्हारे आदि की नज़र में सिर्फ तुम हो। आई लव यू एंड आई लव यू एवर एंड फॉर एवर। अक्सर ऐसा ही होता था। पूजा जब भी इशिका और उसके बारे में कोई सवाल उठाती, आदित्य यूं ही उसे अपने प्यार का भरोसा दिला देता था। आदि, कल तुम चले जाओगे, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। पूजा ने आदित्य के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। आदित्य बोला, तो तुम भी चलो मेरे साथ। पूजा, ऐसा नहीं होता है ना आदि, मैं अपने घर में क्या कहूँगी, तुम वहाँ अपनी फैमिली को क्या कहोगे? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, आई नो यार, आई एम जस्ट जोकिंग। पर सुनो, मैंने डिसाइड किया है कि इस बार जब मैं छुटकी की शादी के लिए गांव जा ही रहा हूँ तो माँ पापा से हमारे रिश्ते की बात कर लूँगा। आई थिंक अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं अपनी पूजा से अब और दूर नहीं रह सकता।
पूजा उसकी बात सुनकर इमोशनल होते हुए उसके गले लग गई और बोली, आई विल वेट फॉर यू आदि। इस तरह बातों ही बातों में उन दोनों ने आने वाले कल के कितने ही हसीन सपने बुन डाले। अगले दिन आदित्य ने इशिका के सामने 10 दिन की लीव एप्लीकेशन रखी तो इशिका ने हैरान होते हुए कहा, एनी प्रॉब्लम आदित्य? अचानक से इतने दिन की लीव? आदित्य, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर की शादी है और ये सब इतना अचानक हुआ कि पहले इन्फॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। आई होप आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इशिका बोली, नो नॉट एट ऑल आदित्य। आज ही जा रहे हो? आदित्य, टाइम बहुत कम है, बहुत तैयारियां करनी है, आज ही जाना ज़रूरी है। कॉन्ग्रेचुलेसन आदित्य, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर सिस्टर। इशिका ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा और मुस्कुराते हुए आदित्य को विदा किया। पर आदित्य के वहाँ से जाते ही इशिका ने कहा, नो आदित्य, इतने दिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम मेरी ज़रूरत, मेरी आदत बन चुके हो आदित्य। तुम्हें एक दिन ना देखूं तो इस दिल को करार नहीं आता। तुमसे इतने दिनों की दूरी मैं सह नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मैं अपने आदित्य को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। शाम को पूजा से मिलकर आदित्य वहाँ से अपने गांव में जाने के लिए बस में सवार हो गया। अपनी सीट पर पहुंचा तो उसकी बगल की सीट में एक लड़की अपना सामान जमा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ होने के कारण आदित्य उसका चेहरा देख नहीं पाया। कुछ ही पलों में बस चल पड़ी, जिसकी वजह से वो लड़की अचानक से आदित्य के ऊपर आ गिरी। आदित्य ने उसे गिरने से बचाने के लिए थाम लिया, पर जब नज़र उसके चेहरे पर गई तो आदित्य अविश्वास से उसे देखता ही रह गया और हैरानी से उसके मुंह से निकला, आप यहाँ? इशिका बोली, यू नो आदित्य, मैं हमेशा से ही विलेज, वहाँ की लाइफ, वहाँ के रीति रिवाज को करीब से देखना चाहती थी। पर यू नो, डैड ने मुझे लंदन भेज दिया तो ये ख्वाहिश मन में ही दब कर रह गई। लेकिन जब पता चला कि तुम अपने विलेज जा रहे हो, वो भी शादी पर, तो इस दबी ख्वाहिश ने फिर से सिर उठा लिया। मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ आदित्य। आदित्य, पर मैम। आदित्य कुछ और बोलता इससे पहले ही इशिका बोल उठी, आदित्य प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मना मत करना, मेरा बहुत मन है ये सब देखने का। आदित्य बोला, मैं तो बस इतना कह रहा था कि आप उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इशिका मुस्कुराते हुए, अगर नहीं कर पाई तो तुम्हें बता दूंगी, तुम मुझे वापसी की बस में बैठा देना। इट्स सो सिंपल आदित्य। वैसे भी बस तो अपनी मंजिल के लिए बढ़ चुकी है तो इसे मंजिल तक पहुंच ही जाना चाहिए, है ना आदित्य? इसके बाद आदित्य और क्या ही कह पाता। इससे ज़्यादा तो वो उसे मना भी नहीं कर सकता था। उसने होठों पर मुस्कान सजाते हुए कहा, एज यू विश। पर उसका मन पूजा को लेकर टेंशन में आ गया। अगर पूजा को पता चला कि इशिका मैम उसके साथ उसके गांव जा रही है तो वो क्या सोचेगी? इशिका को लेकर पहले भी उनमें कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। आदित्य ऐसे दोराहे पर आ खड़ा हुआ था जहां वो क्या करे समझ नहीं पा रहा था। उसने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। फिलहाल उसकी प्रायोरिटी उसकी बहन की शादी थी और वो अपनी बहन की शादी में अपनी हर एक जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभाना चाहता था। आदित्य इशिका के साथ अपने गांव आ पहुंचा। आदित्य अपने घर पहुंचा तो उसके साथ एक लड़की को देखकर उसकी माँ और उसकी छोटी बहन को थोड़ा अटपटा सा लगा। इशिका जब फ्रेश होने गई तो आदित्य ने अपनी माँ और बहन को इशिका के अपने साथ ले आने की मजबूरी बताई, जिस पर आदित्य की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देख आदि, तू इस लड़की को यहाँ ले तो आया, लेकिन तेरे पापा को शायद ये बात अच्छी ना लगे। शुक्र है तेरे पापा इस वक्त कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए इसे छुटकी की सहेली कहकर तेरे पापा से परिचय करवा देंगे। तेरे पापा का गुस्सा तो तू जानता है ना, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तू प्यार से उस लड़की को समझा देना और सुन, उसे कहना यहाँ पर ढंग के कपड़े पहने। ये क्या तंग सी पैंट और इतना छोटा शर्ट पहना है? कल से रिश्तेदार आने शुरू हो जाएंगे, इसे इस रूप में देखकर तरह तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। आदित्य बोला, ठीक है माँ, मैं सब संभाल लूँगा। इससे आगे आदित्य कुछ कहता, आदित्य की नज़र इशिका पर पड़ गई तो उसके शब्द उसके मुंह में दब गए, क्योंकि इशिका ने नी लेंथ की फ्रॉक डाली हुई थी, जिसे देखकर आदित्य की माँ ने अपने मुंह में पल्लू दबाते हुए आदित्य को धीमी आवाज़ में कहा, तेरी मैडम जी आधे कपड़े पहनना भूल गई शायद। ये कहते ही आदित्य की माँ जल्दी से वहाँ से उठकर चली गई और छुटकी इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसे देखकर आदित्य ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, छुटकी चुप हो जा। आदित्य ने इशिका को वहीं पर रोकते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर इशिका ने कहा, क्या हुआ आदित्य? आदित्य, आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, वो एक्चुअली यहाँ पर कोई ऐसे कपड़े पहनता नहीं है।
इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई आपके कपड़ों को लेकर आपसे कुछ कहे। सो आप जब तक यहाँ हैं ट्रेडिशनल कपड़े पहन लीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप समझ रही है ना मेरी बात को? बात तो मैं समझ रही हूँ आदित्य, पर मेरे सारे कपड़े तो ऐसे ही है, इशिका ने मासूमियत से कहा। आदित्य बोला, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप छुटकी मेरी छोटी बहन के कपड़े पहन सकती हो। इशिका बोली, ओके आई हैव नो प्रॉब्लम आदित्य। आदित्य ने इशिका को छुटकी के साथ चेंज करने के लिए भेज दिया और कुछ ही देर में इशिका एक अनारकली सूट डाले आदित्य के सामने हाजिर हो गई और गोल गोल घूमते हुए आदित्य से कहने लगी, हे आदित्य, कैसी लग रही हूँ मैं? आदित्य, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आदित्य ने इतना कहा और अपने बज रहे फ़ोन को अटेंड करने के लिए वहाँ से निकल गया। इशिका ने अपने आप को आईने में देखा और आदित्य के लफ्ज़ उसके कानों में गूंज उठे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, जिसे याद करते ही इशिका के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट फैल गई। इशिका यहाँ आदित्य का साथ पाकर बहुत खुश थी। इतने ऐशो आराम में जीने वाली लड़की सिर्फ आदित्य के लिए हर एक बंदिश को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही थी। शायद प्यार ऐसा ही होता है, इसमें पड़कर इंसान वो भी कर जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। इशिका के दिल पर आदित्य के प्यार की मुहर लग चुकी थी। भले ही आदित्य ने उसे साफ साफ मना कर दिया था, पर प्यार में पड़े इस दिल को समझाना मुश्किल हो जाता है। फिर ये दिल वही समझता है जो ये दिल समझना चाहता है। इशिका ने आदित्य की बहन की शादी के हर एक फंक्शन में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया, अपने से बड़ों को भरपूर सम्मान दिया। इशिका के बिहेवियर ने यहाँ आदित्य के माँ पापा का दिल जीत लिया। वही छुटकी को उसने अपनी सहेली की तरह अपना लिया। पूरा शादी का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से निपट गया। इशिका ने कभी इतनी खुशी महसूस ही नहीं की थी जितनी कि उसे इन कुछ दिनों में मिल गई थी। छुटकी की विदाई के बाद माहौल उदास सा हो गया था। जहाँ पहले हंसी खुशी का आलम छाया हुआ था, वहीं अब खामोशी पसर गई थी और सब चुपचाप अपने कामों में लगे हुए थे। आदित्य को अकेला उदास बैठा देखकर इशिका उसके पास आकर बैठ गई और कहने लगी, आर यू ओके आदित्य? आदित्य फीकी हंसी हंसते हुए, हाँ बस छुटकी को बहुत मिस कर रहा हूँ। अजीब है ना, जिसके साथ हंसते खेलते हुए इतने बड़े हुए, जिसके साथ जिंदगी का हर खुशी गम साझा किया, आज अपने ही हाथों से उसे विदा करके खुद से दूर कर दिया। बहुत अजीब है इस दुनिया की रस्में। इशिका बोली, तुम सिक्के का एक पहलू देख रहे हो, ये भी तो सोचो। छुटकी इस शादी से कितनी खुश थी, उसके कितने अरमान जुड़े थे इस शादी से, जो पूरे हो गए हैं। तुम्हें तो उसके लिए खुश होना चाहिए और गॉड से प्रेयर करनी चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे। उसकी बातें सुनकर आदित्य उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा तो इशिका ने पूछा, क्या हुआ? आदित्य, मुझे नहीं पता कि आपको ऐसी बातें भी करनी आती है। इशिका, अभी तुमने मुझे ठीक से जाना ही कहाँ है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू सो मच आदित्य। आदित्य बोला, और मैं पूछ सकता हूँ ये थैंक यू किस लिए है? इशिका, तुम्हारी वजह से मुझे रिश्तों का वो रूप देखने को मिला जो आज तक मैंने नहीं देखा था। इन कुछ दिनों में जितना प्यार मुझे तुम्हारी फैमिली से मिला है, उतना प्यार किसी से नहीं मिला। डैड से भी नहीं। डैड का प्यार सिर्फ दौलत के रूप में ही मिला। ये दिन मेरी ज़िंदगी के अनमोल दिन है, इसलिए बस छोटा सा थैंक यू बोलना चाहती थी। ये कहते हुए इशिका इमोशनल हो गई और अपने इमोशन को छिपाते हुए काम का बहाना बना करके वहाँ से निकल गई। शाम को इशिका आंगन से गुजर रही थी कि उसके पैर वहीं जम गए और वो दीवार की ओट में खड़े होकर वहाँ हो रही बातों को ध्यान से सुनने लगी, जहाँ आदित्य की माँ और कुछ औरतें आपस में बात कर रही थी। जिसमें से एक औरत ने कहा, छुटकी की शादी तो अच्छी तरह से हो गई, अब तुमने आदित्य के बारे में क्या सोचा है? ब्याह की उम्र तो उसकी भी हो गई है। आदित्य की माँ, मैंने सब कुछ सोच रखा है, बस छुटकी के ब्याह का इंतजार था। बिमला बहन की बेटी है ना स्नेहा, वो मुझे अपने आदि के लिए बहुत पसंद है और बिमला को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। तभी साथ बैठी दूसरी औरत ने कहा, अरे आदि तुम्हारी मर्जी से ब्याह करेगा क्या? अब तक तो उसने शहर में कोई पसंद भी कर ली होगी। आदित्य की माँ, मैं अपने आदि को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो सबसे पहले मुझे ही बताता। और वैसे भी मेरे आदि ने मुझसे कहा था कि उसके लिए लड़की सिर्फ मैं ही पसंद करूँ। सोच रही हूँ इस बार उसके वापस शहर जाने से पहले आदि से बात कर लूँ, और अगर सब कुछ जम गया तो झट मंगनी पट ब्याह कर देना है मैंने आदि का। ये बातें सुनकर इशिका को बहुत बुरा लग रहा था। वो वहाँ और नहीं रुक पाई और जल्दी से अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया।
उसके मन में एक तूफान सा उठ रहा था। इन कुछ दिनों में आदित्य को पा लेने की उम्मीद फिर से मन में घर कर गई थी, लेकिन इन बातों से उसे अपनी ये उम्मीद फिर से टूटती हुई दिखाई दी। वो अपने आप से बातें करती हुई कहने लगी, नहीं आदित्य, मैं तुम्हें ऐसे ही किसी अनजान लड़की का नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा साथ पाने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ आ गई, क्योंकि ये कुछ दिन तुम्हें देखे बिना गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ तो बात पूरी लाइफ की हो रही है। तुम क्यों नहीं समझते आदित्य? आई लव यू। मैं खुद से ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिल में जगह बना लूँगी, लेकिन अब आंटी जी की बातों से लग रहा है कि मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं आदित्य के बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। आदित्य को पाल लेने के लिए उसके दिमाग ने तरीके सोचने शुरू कर दिए। रात काफ़ी गहरा चुकी थी। घर के सब लोग थक कर सो चुके थे। वही आदित्य अभी तक जाग रहा था। आदित्य पूजा के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। उसने सोच लिया था कि कल जाने से पहले वो माँ पापा से पूजा के बारे में बात करके ही वापस जाएगा। अपनी सोचों में घिरे हुए आदित्य को इशिका के आने की खबर भी ना हुई। इशिका ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आदित्य क्या सोच रहे हो? आदित्य एकदम से अपनी सोच से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, कुछ खास नहीं। आप यहाँ सोई नहीं अब तक? इशिका के हाथ में शराब के 2 गिलास थे, जिनमें से एक आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नींद नहीं आ रही। आंटी जी ने ये शरबत बनाकर रखा हुआ था, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊँ। इसी बहाने कुछ वक्त साथ बिताने का मौका मिल जाएगा। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, मन तो नहीं है, पर आप इतने प्यार से लाई हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसने एक गिलास थाम लिया। आदित्य ने गिलास जैसे ही होठों से लगाया तो इशिका मन में बोल उठी, आई एम सॉरी आदित्य, जानती हूँ कि मैं जो करने जा रही हूँ वो बहुत गलत है, पर मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। वैसे भी कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। मैं भी जो कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए कर रही हूँ। शरबत पीने के कुछ देर बाद आदित्य को अपना सिर घूमता हुआ महसूस होने लगा और उसने इशिका से कहा, अब हमें सोना चाहिए, थकावट कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ठीक है आदित्य, गुड नाइट। ये कहते हुए इशिका खड़ी हो गई। आदित्य जब खड़ा हुआ तो सब कुछ उसकी आंखों के आगे घूम सा गया और उसकी आंखों में धुंधलापन छाने लगा। इशिका ने आदित्य का हाथ थामते हुए कहा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें रूम तक ले जाती हूँ। उसके बाद वो हुआ जो आदित्य ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इशिका अपना काम कर चुकी थी। अगली सुबह पापा की गुस्से से गरजती आवाज़ आदित्य के कानों में पड़ी, आदि तुम इस लड़की के साथ उसके कमरे में क्या कर रहे हो? आदित्य के पापा ने गुस्से में गरजती आवाज़ में कहा। आदित्य अपने पापा की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर उठ गया और खुद को इशिका के साथ ऐसी हालत में देखकर हक्का बक्का सा रह गया और अपने सामने अपने पापा को देखकर उसके होश ही उड़ गए। अपनी हालत सुधारो और मुझे अभी आकर मिलो, आदित्य के पापा उन दोनों को कहकर गुस्से से दंडनाते हुए वहां से निकल गए। आदित्य को तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। उनके वहां से जाते ही आदित्य के सवालों से बचने के लिए अपने कपड़े दुरुस्त करती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर उसे सारा माजरा कुछ कुछ समझ आ रहा था और खुद पर गुस्सा आ रहा था। कुछ ही पलों में वो दोनों आदित्य के पापा के सामने मौजूद थे। आदित्य के पापा ने गुस्से से कहा, ये सब क्या है आदि? सारी शर्म लिहाज सबको तुमने दांव पर लगा दिया। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आदित्य बोला, पापा आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये सब लड़की की सोची समझी चाल है। इसने मुझे जानबूझकर फंसाया है। आदित्य के पापा, तुम इसे पहले से जानते थे? आदित्य, जी पापा, मैं इसकी कंपनी में ही काम करता हूँ। फिर तुमने झूठ क्यों कहा कि ये चुटकी की सहेली है? ये कहते हुए उन्होंने एक जोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। आदित्य बोला, पापा मैं मानता हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन ये सब सच नहीं है। पापा मेरा यकीन करिए। तुम क्या कहना चाहोगी इस बारे में? आदित्य के पापा ने इशिका से सवाल किया। आदित्य, मुझे लगता है हमें इनसे सच नहीं छिपाना चाहिए और सब कुछ बता देना चाहिए। इशिका ने ऐसा कहा तो आदित्य की आंखें फटी रह गई और वो गुस्से से बोला, किस सच की बात कर रही हो? तुमने मुझे धोखे से मुझे कुछ पिलाया और सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। आदित्य, ये तुम क्या बोल रहे हो? इशिका ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। आदित्य बोला, अपना ये नाटक बंद करो। ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर आदित्य के पापा गुस्से से बोले, आदित्य, ये मत भूलो कि तुम अपने बाप के सामने खड़े हो।
तुम बोलो, मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूँ। आदित्य के पापा ने इशिका से कहा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कल रात हम बहक गए, इशिका ने रोते हुए कहा। आदित्य गुस्से से बोला, बकवास बंद करो अपनी। मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता और ना ही हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा है। ठीक है आदित्य, अगर तुम्हें इस बात से इनकार है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ और कभी रास्ते में नहीं आऊँगी, इशिका ने कहा। आदित्य बोला, बहुत अच्छा फैसला है, निकलो यहाँ से। तुम्हारी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कहीं नहीं जाओगी तुम, आदित्य के पापा ने गरज कर कहा। तुम शायद भूल रहे हो बेटा, मैं तुम्हारा बाप होने के साथ साथ इस गांव का पंच भी हूँ और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस गांव में किसी के साथ अन्याय हुआ हो और आगे भी नहीं होगा। भले ही कटघरे में मेरा अपना बेटा ही क्यों न खड़ा हो, मैं अपने कदम नहीं हटाऊंगा और मेरा ये फैसला है कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी होगी। पापा, ये क्या कह रहे हो आप? प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, ये लड़की झूठी है। पापा, मैं आपका बेटा हूँ, क्या आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? आदित्य ने पापा से गिड़गिड़ाते हुए कहा। आदित्य के पापा बोले, जो लड़का एक बार झूठ बोल सकता है वो बार बार भी बोल सकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से जो देखा उसे कैसे झुठलाओगे तुम आदित्य? आज तुम्हारी वजह से मेरा गुरूर टूट गया। मुझे गर्व था अपने बेटे पर तूने मुझे अपने नज़रों में ही गिरा दिया। आदित्य, मेरे संस्कारों की तुमने आज बलि चढ़ा दी, उसके पापा ने इमोशनल होते हुए कहा। माँ, आप पापा को समझाओ ना, आप तो जानती हो ना मुझे। क्या आपको लगता है आपका आदि ऐसा कुछ कर सकता है? आदित्य ने माँ को समझाते हुए कहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अपना बेटा मुझे ये दिन दिखाएगा। मैंने आज तक अपने पति का उनके हर एक फैसले में साथ दिया है और आज भी मैं उनके फैसले का सम्मान करूंगी। माँ की इस बात को सुनकर आदित्य की आंखों से आंसू बह उठे। वो आज बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसे समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो सबकी नज़रों में गलत साबित हो चुका था। मैं ये शादी नहीं कर सकता, आदित्य ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम्हारा ये फैसला है तो मैंने भी एक फैसला लिया है। मैं अपने पंच के ओहदे को यहीं त्यागता हूँ और अपने बेटे को भी, क्योंकि अगर मेरा अपना बेटा मेरे फैसले का सम्मान नहीं रख सकता तो मुझे कोई हक नहीं है दूसरों के बारे में फैसले लेने का। आदित्य बोला, पापा प्लीज़ मत कीजिए, मैं आपके मान सम्मान को ऐसे खत्म होते नहीं देख पाऊंगा और ना ही मैं आपके बिना रह पाऊंगा। आदित्य के पापा बोले, इतनी ही परवाह है तो मेरा फैसला मानकर इस लड़की से शादी कर लो। फैसला तुम्हारा है, अब कहने सुनने को कुछ बचा नहीं था। इस घटना ने आदित्य के जहन को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि वो जिंदा लाश की तरह इस शादी को करने के लिए तैयार हो गया। उसके सारे सपने, सारी ख्वाहिशें, अपनों का उस पर भरोसा, सब इस साजिश की आंधी में बह गया। आदित्य और इशिका की शादी हो रही थी। आदित्य की हालत देखकर इशिका मन ही मन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वो मन ही मन ना जाने कितनी बार आदित्य से माफ़ी मांग चुकी थी। वो सिर्फ आदित्य का साथ चाहती थी। एक तरफ जहाँ इशिका इस शादी के हर वचन को पूरे दिल से निभाने की कसमें खा रही थी, वही आदित्य बेजान बुत सा वहाँ होकर भी वहाँ मौजूद नहीं था। शादी संपन्न होने पर दोनों की शादी की कागजी कार्रवाई करवा दी गई ताकि वो कल को शहर वापस जाकर इस शादी को झुठला न सके। आदित्य ना जाने कितने सपने आंखों में भरकर यहाँ आया था, पर उसे क्या पता था कि यहाँ आकर उसका हर एक ख्वाब उजड़ जाएगा। इस घटना ने उसके दिल को पत्थर कर दिया था, उसके सोचने समझने की शक्ति को जैसे खत्म कर दिया था। वो बस एक बेजान बुत की तरह बस वहाँ चल रहे इस खेल में शामिल था। आदित्य और इशिका वापस मुंबई के लिए निकल पड़े। इशिका को अंदाजा था कि आदित्य उस पर खूब गुस्सा दिखाएगा, पर उसके अपोजिट आदित्य एकदम से खामोश हो चुका था। उसकी खामोशी इशिका को अंदर तक कचोट रही थी। पूरे रास्ते में इशिका ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, पर आदित्य को तो जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। इशिका ने अपने डैड को इन्फॉर्म कर दिया। उसके डैड ने उसके इस फैसले पर नाराज़गी जताई, पर उन्होंने अपनी बेटी का हर एक फैसला उसके ऊपर ही छोड़ रखा था, इसलिए अपनी बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। उनके मुंबई पहुंचते ही उन्हें रिसीव करने के लिए उसके डैड ने गाड़ी पहले ही भेज दी थी। कुछ ही पलों में इशिका आदित्य के साथ अपने घर में थी। घर पहुंचकर सामने का नज़ारा देखकर इशिका हैरान रह गई। उसके डैड ने उनके स्वागत में एक शानदार पार्टी रखी हुई थी, जबकि इशिका ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि पहले आदित्य थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर वो खुद सभी को इस शादी के बारे में बता देगी। पर यहाँ तो उनके सारे रिलेटिव, सब बिजनेस रिलेटिव लोग, उनका ऑफिस स्टाफ सब मौजूद थे।
उन्हें इशिका की शादी के बारे में ब्रेकिंग न्यूज मिल चुकी थी। बस सभी को इंतजार था उस शख्स को देखने का जिसे मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर तनेजा की इकलौती बेटी ने अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुना था। इशिका और आदित्य के वहां पहुंचते ही मीडिया के लोगों ने उन्हें घेर लिया। आदित्य को जानने वाले तो अचानक ये सब देखकर हैरानी में पड़ गए। बड़ी मुश्किल से मीडिया से बचे तो रिलेटिव की भीड़ में फंस गए। सबकी अलग अलग बातें, अलग अलग सवाल, जिन्हें इशिका और उसके डैड अच्छी तरह से संभाल रहे थे। लेकिन आदित्य की खामोशी सबको हैरान कर रही थी। सारे स्टाफ के साथ साथ यहाँ पूजा भी शामिल थी, पर वो इस भीड़ भाड़ से दूर एक कोना पकड़कर अपनी एक फ्रेंड के साथ खड़ी थी। लोगों का इस तरह पागलपन देखकर पूजा मुस्कुराते हुए कहने लगी, ऐसा कौन सा शहजादा ब्याह कर लाई है हमारी इशिका मैम, जिसे देखने के लिए सब मरे जा रहे हैं। तभी उसकी सहेली ने कहा, चलना आगे चलकर देखते हैं आखिर कौन है वो। पूजा बोली, रहने दे यार, अभी ये भीड़ छट जाएगी और सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। फिर मन में कहने लगी, आदि काश तुम यहाँ होते, अपनी इशिका मैम का इतना खास इवेंट तुमने मिस कर दिया। ये सोचते हुए उसने एक बार फिर से आदि का नंबर ट्राई किया, पर कल से आदि का नंबर बंद आ रहा था। पूजा को अब ये बात परेशान कर रही थी, इतनी देर से आदि ने अपना नंबर क्यों बंद किया हुआ है। कल से उसने आदित्य के लिए ना जाने कितने ही मैसेज छोड़े थे, पर आदित्य ने कोई मैसेज सीन ही नहीं किया। उसने अपनी कोशिश को जारी रखते हुए एक बार फिर से आदि के लिए मैसेज लिखना शुरू कर दिया। तभी उसकी सहेली ने कहा, पूजा देख आदित्य, चलना। ये कहते हुए आगे बढ़ गई। आदित्य की तरफ पूजा की पीठ थी। वो आदि को मैसेज करने में बिजी थी। आदित्य का नाम सुनते ही उसका चेहरा खिल गया और होठों पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से एक्साइटमेंट में पलट कर देखा, पर सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये नज़ारा देखकर उसका दिल टूट कर बिखर गया। उसका अपना आदि उसकी आंखों के सामने किसी और का हो चुका था। इस एक पल में उसकी तो पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ती अगर उसे साथ वाली दीवार का सहारा न मिल गया होता। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, और ये धोखा करने वाला और कोई नहीं, उसका अपना आदि था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार उन्हें पोंछती, पर आंसू भी आज सारी हदें तोड़कर बहने के लिए तैयार थे। यहाँ उसका तमाशा न बन जाए, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकलने को हुई तो एक वेटर से टकरा गई और उस वेटर के हाथ से ड्रिंक्स की भरी ट्रे छूट गई और सारे गिलास टूट गए, जिससे आदित्य की नज़रें अनायास ही उस तरफ उठ गई। अपने सामने अपने प्यार को देखकर बेजान से हुए आदित्य में जैसे जान फिर से लौट आई हो। पर उसके देखते ही पूजा वहाँ से निकल गई तो आदित्य भी बिना किसी की परवाह किए उसके पीछे हो लिया। आदित्य को वहाँ से बाहर जाता देखकर इशिका भी आदित्य के पीछे चल दी। पूजा ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली और आगे बढ़ते कदमों के साथ साथ आदित्य के साथ बिताया हर एक छोटा बड़ा पल उसकी आंखों के आगे छाने लगा। वो बेसुध सी तेज कदमों में लगातार आगे बढ़ रही थी। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। इशिका ने आदित्य को आवाज़ लगाई, पर आदित्य देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो गया। वो पूजा के पास पहुंच जाता, लेकिन वो बीच में आ रहे बड़े से ट्रक ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके साइड होते ही वो फिर से भागते हुए पूजा के पीछे हो लिया। चलते चलते दिल के साथ साथ उसके कदमों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वो वहीं बीच सड़क में बैठकर बेतहासा रोने लगी। कुछ ही पलों में आदित्य भी वहां पहुंच गया और उसे इतनी बिखरी हुई हालत में देखकर आदित्य की आंखों में भी आंसू भर गए। आदित्य ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पूजा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो आंसुओं की जगह उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। डोंट टच मी मिस्टर आदित्य। उसका हाथ हटाते हुए वो लगभग चीखते हुए बोली। आदित्य इमोशनल होते हुए, पूजा एक बार मेरी बात सुन लो। पूजा बोली, हाँ, ताकि तुम फिर से अपनी बातों में मुझे फंसा सको। कितनी बेवकूफ़ थी मैं, हमेशा तुम्हारी बातों पर यकीन करती आई, पर सब कुछ दिखावा था, सब कुछ। आदित्य बोला, पूजा प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है। पूजा बोली, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम मुझे कितना चाहते थे। अरे तुम्हारी नज़र तो उसी दिन बदल गई थी जब उस इशिका ने ऑफिस ज्वाइन किया था। मेरे सामने ये सब तमाशा होता रहा और तुम मुझे झूठे ख्वाब दिखाकर मुझे भरमाते रहे। आदित्य बोला, झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसा कुछ करना होता तो मैं उसी दिन उसे हाँ कह देता जब उसने मुझे प्रपोज किया था। वो तो जब मेरे साथ गाँव गई
तो उसने ऐसा खेल रचा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पूजा बोल उठी, वाह आदित्य वाह, उसने तुम्हें प्रपोज किया और यहाँ तक कि वो तुम्हारे घर भी तुम्हारे साथ गई, और तुम कहते हो कि खेल उसने रचा। खेल तो तुमने रचा है मेरे साथ, इतना घटिया खेल। हर बात पर मुझसे कितनी सफाई से झूठ बोलते आए। अगर ये तुम्हारा प्यार था तो मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया। बट नाउ आई डोंट लव यू। आदित्य जाओ, घर जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये कहते हुए पूजा गुस्से से कदम बढ़ाती हुई वहाँ से निकल गई। आदित्य के माँ बाप तो पहले ही उसके खिलाफ हो चुके थे। अब उसकी जिंदगी पूजा ने भी उसे दोषी करार दे दिया था। आदित्य ने पूरी रात वही सड़क के किनारे रखे बेंच पर बैठकर आंसुओं से भरी आंखों में ही गुजार दी। वही दूसरी तरफ पूजा भी इसी गम में पूरी रात आंसू बहाती रही, और इनके साथ साथ इशिका, जिसने पूरी रात आदित्य के इंतजार में बिना पलक झपकाए गुजार दी। इन तीनों की जिंदगियां पूरी तरह उलझ कर रह गई। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को नहीं बता पाते। आदित्य की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। इस वक्त वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। कोई भी ऐसा नहीं था जो समझ सकता कि उस पर क्या बीत रही है। बीती रात में उसने जितने आंसू बहाने थे वो बहा चुका था। अब उसने खुद को मजबूत करते हुए हालात का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। अपने मजबूत इरादों के साथ वो इशिका के घर जा पहुंचा। इशिका, जो कल रात से आदित्य के इंतजार में पलके बिछाए बैठी थी, उसे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा और उसने कहा, आदित्य, थैंक गॉड तुम आ गए। मुझे तो लगा। आदित्य बोला, क्या लगा कि मैं भाग गया? यूँ मुंह छिपाकर भागना मेरी फितरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे सामने इस घर से जाऊंगा। ये मत सोचना कि तुमने आदित्य को खरीद लिया। इशिका बोली, आदित्य, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आदित्य, ये प्यार जैसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। छोड़ो, तुम क्या समझोगी, मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहता। ये कहकर वो इशिका को अपने सामने से हटाते हुए अपना सामान लेने के लिए अंदर की तरफ बढ़ गया, और जल्दी से अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने को हुआ तो मिस्टर तनेजा ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो आदित्य? अपने घर। आदित्य ने छोटा सा जवाब दिया और आगे बढ़ने लगा तो मिस्टर तनेजा ने एक बार फिर उसे रोकते हुए कहा, रुको आदित्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आदित्य बोला, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मिस्टर तनेजा बोले, अगर ये बात इत्मीनान से बैठकर की जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने वहाँ बैठकर आदित्य को सामने बैठने का न्योता देते हुए कहा, कहिए। आदित्य ने उनके सामने बैठते हुए कहा, मिस्टर तनेजा, देखो आदित्य, आज तक मेरी बेटी ने जिस चीज़ की ख्वाहिश की है वो उसे आसानी से मिल गई है। उसने तुमसे प्यार किया और अब शादी भी कर ली, और अब जब शादी हो ही गई है तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ ही यहीं इस घर में रहो। यू नो, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, उसे इस ऐशो आराम में रहने की आदत है। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे उस छोटे से घर में कभी नहीं रह पाएगी। और ये लो तुम्हारी शादी का गिफ्ट। मिस्टर तनेजा ने उसकी तरफ कुछ कागजात बढ़ाते हुए कहा, जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, मैंने वो कंपनी अब तुम्हारे नाम कर दी है। तुम इशिका के साथ आराम से रह सकते हो। आदित्य बोला, थैंक यू सो मच मिस्टर तनेजा, बट आई एम सॉरी, मैं आपका ऑफर रिजेक्ट करता हूँ। वो क्या है ना कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे आप खरीद कर अपनी बेटी के सामने रख दे। अगर वो मेरे छोटे से घर में नहीं रह सकती तो वो बेशक आप उसे अपने साथ अपने महल में रख सकते हो। आई रियली डोंट माइंड। और रही बात कंपनी की, तो मुझे कंपनी क्या, उसमें जो जॉब मैं कर रहा था अब तो वो भी नहीं चाहिए। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। लोगों को ऐसा ना लगे कि मेरी जॉब मेरे टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि आपकी मेहरबानी की वजह से है। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगा तो मिस्टर तनेजा ने कहा, सोच लो, जिंदगी में कामयाब होने का एक बेहतरीन मौका खो दोगे तुम। आदित्य बोला, जितना खोना था खो चुका मैं, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं। ये कहते हुए आदित्य तेज कदमों से उनके घर से निकल गया। उसके जाते ही मिस्टर तनेजा सुकून भरी हंसी हंसते हुए बोले, जाओ आदित्य, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी इशिका की लाइफ में तुम्हारी कहीं भी जगह हो। कुछ ही पलों में इशिका वहाँ आ गई और बोली, डैड, आदित्य कहाँ है? मिस्टर तनेजा बोले, बेटा, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना और चला गया। उनकी बात सुनकर इशिका की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए कहने लगी, डैड, आपने प्रॉमिस किया था कि आप उसे मना लेंगे, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मिस्टर तनेजा बोले, मैंने उसे मनाने की पूरी कोशिश की पर वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहता। इशिका, मेरी बात मानो, वो लड़का कतई तुम्हारे लायक नहीं है। इस रिश्ते को यहीं रफा दफा करो। इससे बेहतर लड़कों की लाइन लगवा सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए।
इशिका को उनकी बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ और उसने भरी आंखों से कहा, डैड, प्यार करती हूँ मैं आदित्य से और अब उसकी वाइफ हूँ मैं। आप ऐसे कैसे रिश्ता ख़त्म करने की बात कर सकते हो? मिस्टर तनेजा बोले। इशिका, इमोशनल फूल बनना बंद करो। वो तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना चाहता। वो तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर चला गया है। तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? इशिका बोली। अगर वो यहाँ नहीं रह सकता तो मैं तो उसके पास जा सकती हूँ। वैसे भी शादी के बाद लड़कियाँ अपने हस्बैंड के घर में ही रहती है। अगर आज हमारे रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये हमारे हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है। हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। मिस्टर तनेजा गुस्से से, तुम पागल हो गई हो? देखना, जल्दी तुम्हारे सिर से ये प्यार का भूत उतर जाएगा और तुम रोती हुई यहाँ वापस आओगी। उनकी बात सुनकर इशिका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, जब बच्चे अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा दुआएं देते हैं और आप मुझे बद्दुआ दे रहे हो डैड। ये कहकर इशिका आंसू बहाती हुई वहाँ से चली गई। वही दिन भर में आदित्य ने कई ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। अब तक वो बुरी तरह से थक चुका था और घर पहुंचकर रेस्ट करना चाहता था। आदित्य जब घर पहुंचा तो डोर अनलॉक देखकर हैरान ही रह गया। उसने जल्दी से अंदर कदम रखे तो इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम होम डियर हस्बैंड। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।